educator. How's you all? I hope all you are fit and fine. सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके बोर्ड की तैयारियां कर रहे होंगे। मैं दीपिका आज एक और नए बिजनेस स्टडीज के टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रबंध के बारे में बताया था। प्रबंध क्या होता है, प्रबंध किस लिए किया जाता है, प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि प्रबंध हम हमारे दिन प्रतिदिन के हर कार्यों में कर सकते हैं। प्रबंध सिर्फ आर्थिक क्रियाओं से संबंधित नहीं होता है। तो प्रबंध की प्रकृति और महत्व, आज का जो टॉपिक है वो है प्रबंध की प्रकृति क्या होती है और ये हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर उससे पहले एक वापस से क्विक रिवीजन प्रबंध को समझने का। तो प्रबंध क्या है, यानी कि मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। तो प्रबंध एक ऐसा वातावरण या पर्यावरण तैयार करना है और उसको बनाए रखना है जिससे हम लोग, जिसके अंदर लोग समूह में कार्य करते हैं और चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कि प्रबंध का मतलब क्या था? प्रबंध का मतलब एक ऐसे वातावरण को तैयार करने या बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए संस्था के लक्ष्यों को कुशलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंध ना तो कोई व्यक्ति था, ना ही कोई तकनीक थी। प्रबंध कैसा था? अमूर्त था, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा वातावरण है, यानी हमारे व्यावसायिक संगठन के ऐसे वातावरण को तैयार करना जिसमें वहां पर जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो इस तरीके से कार्य करें कि हम संस्था के या संगठन के लक्ष्यों को कुशलता पूर्वक प्राप्त कर सके। इसके साथ हमने एक और डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी। कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने इसकी? कि प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने व एक दूसरे के साथ मिलकर उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। कि प्रबंध क्या? एक परिवर्तनशील वातावरण है जिसके अंदर हम सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हैं ताकि हम संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकें। और इसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि संगठन के सभी व्यक्ति संयुक्त रूप से मिलजुल करके कार्य करें। तो प्रबंध के अंदर हम क्या निश्चित करते हैं, हम प्रबंध क्यों करते हैं? तो प्रबंध करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रबंध का मुख्य उद्देश्य माना गया है। अब प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, हम क्यों प्रबंध करते हैं? कल मैंने आपको प्रबंध के बहुत सारे तरीके बताए थे कि हमारे दिन प्रतिदिन के हर कार्यों के अंदर प्रबंध होता है। आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में भी प्रबंध किया जाता है। आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में जा रहे हैं तो वहां पे भी प्रबंध किया जाता है। पर हम प्रबंध करते क्यों है, हम क्यों मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्यों मैनेजमेंट हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो प्रबंध करने के कई उद्देश्य होते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, कर्मचारियों से संबंधित उद्देश्य, जीवित रहना और बढ़ोतरी। इसके साथ अगर मैं एक उद्देश्य और जोड़ दूं तो क्या है? लाभार्जन, लाभ प्राप्त करने के लिए भी हम प्रबंध कर रहे हैं। एक संगठनात्मक उद्देश्य क्या होंगे? अगर मैं इन उद्देश्यों के बारे में आपको विस्तार से समझाऊं तो सबसे पहला कौन सा उद्देश्य आपको दे रखा है? संगठनात्मक उद्देश्य। प्रबंध संगठन के लिए उद्देश्यों के निर्धारण को, उनको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। इससे सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है।
हितार्थी जैसे अंशधारी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार आदि के हितों को भी ध्यान में रखना होता है। यानी कि प्रबंध किसके लिए उत्तरदायी होता है? संगठन के उद्देश्यों के लिए। हमने प्रबंध की सबसे पहली परिभाषा क्या पढ़ी कि प्रबंध के द्वारा या प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मिलजुल कर कार्य करते हैं ताकि संगठन के लक्ष्यों या उद्देश्यों को कुशलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। तो प्रबंध का मुख्य उद्देश्य ही क्या हुआ? संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना। क्यों? जब भी कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो किस ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करता है? प्रॉफिट के लिए। वही चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो, उसकी ग्रोथ हो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उसको टैक्स का पेमेंट कम करना पड़े, उसकी अर्निंग मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। और इस बिजनेस में जिस लोगों ने इन्वेस्ट किया, इस बिजनेस में किसने इन्वेस्ट किया होगा? अंशधारियों ने, यानी शेयर होल्डर्स ने, वहां पर काम करने वाले कर्मचारी, ग्राहक, सरकार, इन सब का हित, इन सब का प्रॉफिट किससे जुड़ा हुआ है? इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है। आज जो वहां कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका क्या हित है कि अगर बिजनेस चलेगा तो उसको सैलरी मिलेगी, ज्यादा चलेगा तो बोनस भी मिलेगा, और ज्यादा अगर बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो मुझे इंक्रीमेंट भी मिलेगा, यानी कि मेरी सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा। ग्राहक क्या सोचेगा? बिजनेस जितना बड़ा होगा उसको उतनी अच्छी वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी। सरकार का क्या हित होता है? सरकार ये चाहती है कि बिजनेस जितना बढ़ेगा उसको टैक्स उतना ज्यादा मिलेगा। तो प्रबंध क्या काम करता है? प्रबंध यही काम करता है कि संगठन ने जो भी उद्देश्य निर्धारण किए हैं उनको पूरा करना किसका काम है? प्रबंध का। कि प्रबंध ये सुनिश्चित करता है कि संगठन के हर उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। अब वो उद्देश्य अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में हो सकते हैं, परंतु प्रबंध का मुख्य काम ही क्या है? मैनेजमेंट किसके लिए उत्तरदायी है? संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो वो बिजनेस बाय डिफॉल्ट अपने आप ही सक्सेसफुल होगा। तो एक बिजनेस, एक व्यवसाय की सफलता उसके प्रबंध पर निर्भर करती है। तो प्रबंध का सबसे पहला उद्देश्य आप लोगों को समझ में आया? संगठनात्मक उद्देश्य, यानी कि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य प्रबंध का जीवित रहना, अलाइव। किसी भी व्यवसाय का आधारभूत उद्देश्य क्या है? अपने अस्तित्व को बनाए रखना। हम कोई भी बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि उसका अस्तित्व बना रहे। प्रबंध को संगठन के बने रहने की दिशा में प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए संगठन को पर्याप्त धन कमाना चाहिए जिससे लागतों को पूरा किया जा सके और लाभ अर्जित किया जा सके। हम क्या चाहते हैं कि हमने आज एक बिजनेस खोला और कल बंद हो जाए? नहीं ना। हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अस्तित्व को बना के रखना चाहता है। तो इस चीज को कौन सुनिश्चित करता है? प्रबंध, मैनेजर, जिसको आपने प्रबंधकर्ता के रूप में नियुक्त किया है, वो दिन प्रतिदिन यही कार्य करता है कि वो किस तरीके से संगठन के अस्तित्व को ना केवल बना के रखे अपितु उसको और मजबूत करे। और इसके लिए वो क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा धन कमाए, ज्यादा से ज्यादा लाभों को अर्जित करें ताकि हम हमारी लागतों को कम कर सकें और अधिक लाभ अर्जित कर सकें। तो प्रत्येक प्रबंधकर्ता अपने व्यवसाय के अस्तित्व को बनाए रखने का कार्य करता है और न केवल अस्तित्व को बनाए रखने का अपितु
व्यवसाय को आगे लंबे समय तक चलाने का कार्य भी करता है। तो जीवित रहने के साथ साथ ही इसी से मिलता जुलता, इसी के समान एक और उद्देश्य है बढ़ोतरी। अभी यार मैंने आपको बताया कि व्यवसाय केवल या प्रबंधकर्ता केवल व्यवसाय को अस्तित्व में नहीं रखता, उसकी वृद्धि के बारे में भी सोचता है। यानी वो ये सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चले। दीर्घ अवधि में अपनी संभावनाओं में वृद्धि व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए व्यवसाय को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। उद्योग में बने रहने के लिए प्रबंधक को चाहिए कि संगठन के विकास की पूरी संभावनाओं का लाभ उठाया जा सके। यानी हमें जो जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सक्सेसफुल होने की, हम उन्हीं सभी अपॉर्चुनिटीज का क्या उठाएं, लाभ उठाएं, ताकि हमारा व्यवसाय ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। तो एक व्यवसाय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ये चीज कि हम अधिक से अधिक लाभों को कमाएं। तो व्यवसाय के दूसरे और तीसरे उद्देश्य एक ही है, जीवित रहना और बढ़ोतरी। यानी कि प्रबंधक क्या सुनिश्चित करता है, प्रबंध यही सुनिश्चित करता है कि एक तो व्यवसाय का अस्तित्व बना रहे और दूसरा उसकी निरंतर वृद्धि होती रहे, या व्यवसाय को जितना अधिक हम बढ़ा सकें उतना अधिक हम इसको बढ़ाएं, ताकि अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। और इसके लिए प्रबंधकर्ता क्या करता है, इसके लिए प्रबंधकर्ता उन सभी अवसरों का लाभ उठाना चाहता है जिन अवसरों से व्यवसाय की बढ़ाने की या उसको विकास करने की संभावना अधिक हो। जैसे यदि कभी आपको कम लागतों पर ऋण उपलब्ध हो रहा है तो ऋण ले लेना। अभी आपको लगता है मार्केट में कच्चा माल बहुत सस्ता मिल रहा है तो उसको ज्यादा मात्रा में खरीद लेना। ऐसे बहुत सारे निर्णय होते हैं जो प्रबंधकर्ता लेता है लागत को कम करने के लिए। इसी प्रकार सामाजिक उद्देश्य। अब प्रश्न ये उठता है कि मैम व्यवसाय कर रहे हैं, एक आर्थिक क्रिया है, ये सामाजिक उद्देश्यों को क्यों लेके चल रहा है? कोई भी व्यवसाय क्यों किया जाता है? समाज के लिए। व्यवसाय समाज का एक अभिन्न अंग होता है। क्यों? क्योंकि हम समाज के ही संसाधनों का उपयोग करके व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। इसलिए हमारा एक उद्देश्य समाज के प्रति भी होता है। समाज के लिए लाभों की रचना करना भी प्रबंध का एक उद्देश्य है। संगठन चाहे कैसा भी हो, व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक हो, समाज के अंग होने के कारण उसे कुछ सामाजिक दायित्वों को तो पूरा करना ही पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि समाज के विभिन्न अंगों के लिए अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना करना, जैसे उत्पादन के पर्यावरण भिन्न पद्धति अपनाना, समाज के वंचित वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, विद्यालय और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। कि जो प्रबंधक है वो ये भी सुनिश्चित करता है कि एक व्यवसाय समाज को हानि ना पहुंचाए। यानी हम इस तरीके से अपनी फैक्ट्री या कारखानों को संचालित नहीं करें कि अत्यधिक प्रदूषण हो। हम इस तरीके से अपने व्यवसाय को संचालित करेंगे जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, व्यवसाय में और अधिक वृद्धि करना ताकि रोजगार के और नए अवसर उपलब्ध हो। जो लाभ हमें मिल रहा है उससे हम शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी सेवाएं और सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएं। स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, ये समस्त कार्य भी व्यवसायियों के द्वारा या प्रबंधकर्ताओं के द्वारा किए जाते हैं। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है परंतु उसका समाज के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, क्योंकि वो समाज का एक अभिन्न अंग है। वो समाज के ही संसाधनों का उपयोग करके किसका निर्माण करते हैं? व्यवसाय का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवसाय को अपने लाभों का कुछ हिस्सा समाज के कल्याण के लिए भी दिया जाना चाहिए। तो सामाजिक उद्देश्यों के बाद में कर्मचारियों से संबंधित भी उद्देश्य होते हैं। कर्मचारी किसी भी
संगठन का सबसे अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये कर्मचारी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी कार्यों का संचालन करना है वो कौन करेंगे? ये कर्मचारी करेंगे। तो संगठन उन लोगों से मिलकर बनता है जिनका उनके व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, अनुभव और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ये सभी अपनी विविध आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठन में आते हैं। यहाँ प्रतियोगी वेतन, अन्य लाभ जैसी वित्तीय आवश्यकताओं को लेकर साथियों द्वारा मान्यता जैसी सामाजिक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत बढ़ोतरी, विकास जैसी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के रूप में अलग अलग हो सकती है। अब कर्मचारी, मैंने अभी हाल कहा, किसी व्यवसाय के जो कर्मचारी है वो उसकी सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है। पर एक व्यवसाय में अगर 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो इन 100 कर्मचारियों की, 100 एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस, नॉलेज, टैलेंट सब अलग अलग होगा। इनको दी जाने वाली सैलरी भी अलग अलग होगी। तो कई बार इन 100 एम्प्लॉयज के बीच में आपस में किसी तरीके की कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं हो जाए कि किसी को कम सैलरी तो किसी को ज्यादा सैलरी क्यों दी जा रही है, इसको अधिक लाभ हो रहा है, मुझे कम लाभ हो रहा है, इसको ये काम क्यों दिया, मेरे को ये काम क्यों नहीं दिया। तो इन सबके बीच में मिलजुल कर कार्य कराना ताकि हम संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है। तो संगठनकर्ता मिलजुल करके इस प्रकार के कार्यों का संचालन करते हैं। अब जब हमने प्रबंध के इतने सारे उद्देश्यों को पढ़ लिया तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि मैम प्रबंध का महत्व क्या है हमारे लिए, प्रबंध की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्यों हमारे लिए प्रबंध किया जाना इतना आवश्यक है। तो किसी भी व्यवसाय के लिए प्रबंध अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे शरीर के लिए रक्त प्रवाह आवश्यक होता है ना, जब तक बॉडी में ब्लड नहीं होगा बॉडी काम नहीं करेगी। ऐसे ही बिजनेस के लिए मैनेजमेंट है, ब्लड का फ्लो। अगर बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं है तो बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, सक्सेसफुल होना तो बहुत दूर की बात है। तो एक बिजनेस के लिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। सबसे पहली जो प्रबंध की महत्वता है वो क्या है, ये सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है और प्रबंध समाज के विकास में भी सहायक होता है। तो सबसे पहला हमने यहाँ पर क्या पॉइंट पढ़ा, समाज या प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रबंध की आवश्यकता प्रबंध के लिए नहीं बल्कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है। प्रबंध का कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों को समान दिशा देना है। सामूहिक लक्ष्यों का मतलब एक प्रबंध या एक बिजनेस जब भी शुरू किया जाता है ना तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट एक अलग उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा होता है कि अगर एक बिजनेस है तो वो कैसे काम करेगा। बिजनेस का जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो क्या करना चाहता है, मैक्सिमम सेल। जबकि जो परचेज डिपार्टमेंट है वो क्या करना चाहेगा, मिनिमम परचेज। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस को मैनेज करना चाहता है।
रिसोर्स मैनेजमेंट, कि जो कर्मचारी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सैलरी दी जाए। तो इन सबके देखो अलग अलग उद्देश्य हैं, पर इन सबके उद्देश्यों को मिलाकर के हमें एक उद्देश्य और बनाना है, वो है मैक्सिमम प्रॉफिट, बिजनेस की कंडीशन अच्छी लेकर आनी है। तो इस तरीके से इन समस्त कार्यों को आपस में संतुलित करना कि व्यवसाय के सारे लक्ष्यों को सही रूप से प्राप्त किया जा सके, इसके लिए एक एक व्यक्ति किस तरीके से कार्य करेगा, ये चीज कौन सुनिश्चित करता है? प्रबंध सुनिश्चित करता है। इसीलिए प्रबंधक का मुख्य रोल होता है। इसीलिए व्यवसाय में प्रबंधक की भूमिका अहम मानी गई है, क्योंकि वो सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराता है और ये सुनिश्चित करता है कि उनके व्यक्तिगत प्रयत्नों से हम सामूहिक यानी कि संस्था के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। क्षमता में वृद्धि करना प्रबंध का एक और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट महत्व है वो क्या है? क्षमता में वृद्धि करना, यानी कि एफिशिएंसी इंक्रीज करना बिजनेस की। एफिशिएंसी को क्या करना चाहते हो आप? इंक्रीज करना चाहते हो। प्रबंध या प्रबंधक का लक्ष्य संगठन की क्रियाओं के श्रेष्ठ नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण के माध्यम से लागत को कम करना और उत्पादकता को बढ़ाना होता है। कल मैंने आपको प्रबंध के 5 कार्य बताए थे: नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण। तो प्रबंधक क्या सुनिश्चित करता है कि इन 5 कार्यों के माध्यम से हम लागत को कम कर सके और उत्पादकता को बढ़ा सके, यानी हम कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर सके ताकि हमारी क्षमता में वृद्धि हो सके। ये कार्य आप लोग रोज डे टू डे एक्टिविटीज में करते हो। आप रोज ये चाहते हो कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। हर एक स्टूडेंट्स का एक मोटिव क्या होता है? एग्जाम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लेके आना। तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हो। प्लानिंग को ही हम क्या कहते हैं? नियोजन। कि आपको कितने घंटे रोज पढ़ाई करनी है कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। फिर जो आपने प्लान किया है उसको ऑर्गेनाइज्ड करना कि इसके लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, कि आपको स्कूल में टीचर के पास कितनी देर पढ़ना है, होम ट्यूशन लेना है, फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ना है, फिर डायरेक्शन देना कि 3 बज गए हैं, अब जाके पढ़ने का टाइम हो गया है, 4 बज चुके हैं, अब मुझे मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी है। तो ये डायरेक्शन देना कि कब कौन सा काम आपको करना है। फिर कंट्रोल, ये देखना कि सारा काम आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि एग्जाम के अंदर जो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए जो प्लान आपने बनाया था वो आपके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुआ भी है या नहीं हुआ है। कई बार हम बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं और उस प्लान को अच्छे से लिख करके घर की किसी दीवार पर या गेट पर चिपकाते हैं। कई बार मम्मी पापा नहीं कहते हैं कि अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, किस तरीके से पढ़ना है, और उसको अपने बेड के सामने वाली दीवार पे लगाओ ताकि रोज सुबह उठोगे तो देखना। पर वो कई बार बना भी रह जाता है क्योंकि हमने उस पर कंट्रोल नहीं किया, चेक नहीं किया कि हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्रबंध ये कहता है कि संगठन के सभी क्रियाएं, चाहे वो नियोजन हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो निर्देशन हो, नियुक्तिकरण हो या नियंत्रण हो, उन पर इस तरीके से कार्यों को करना ताकि हम संगठन के
लागत को, किसी भी वस्तु की जो लागत है, जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी लागत को हम कम कर सकें और उत्पादकता को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। हमेशा याद रखना, किसी भी व्यवसाय के लिए उसकी लागत को कम करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है कि हम लागत को जितना कम कर लेंगे हम हमारी उत्पादकता को उतना ही ज्यादा बढ़ा देंगे और इसी के परिणाम स्वरूप हमारी क्षमता में भी वृद्धि होगी। तो ये सुनिश्चित करना भी किसका दायित्व बताया गया है, प्रबंध का दायित्व बताया गया है कि कुशल प्रबंध के द्वारा हम हमारी क्षमता में भी वृद्धि कर सकते हैं। प्रबंध एक गतिशील संगठन का निर्माण करता है। कल भी मैंने आपको बताया था जब प्रबंध की हमने विशेषताएं पढ़ी थी कि प्रबंध गतिशील है, यानी हम प्रबंध को एक बार करके छोड़ नहीं सकते हैं कि हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि आज हमने प्रबंध कर लिया, अब व्यवसाय के पूरे जीवन में हमें कभी भी प्रबंध करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक संगठन प्रबंध निरंतर बदलते रहे वातावरण के साथ चलता है। हमारा जो बाह्य वातावरण है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो दिन प्रतिदिन क्या हर घंटे परिवर्तित होता है। तो सामान्यतः ये भी देखा गया है कि किसी भी संगठन में कार्यरत लोग परिवर्तन का विरोध भी करते हैं, क्योंकि इसका अर्थ होता है परिचित सुरक्षित वातावरण से नवीन और आर्थिक चुनौती वाले वातावरण की ओर जाना। हमारे जीवन में जब भी परिवर्तन आते हैं ना, तो व्यवसाय उससे डरता है। जो व्यवसाय में कर्मचारी हैं वो उससे डरते हैं और उसका विरोध करते हैं। कैसे? आज से 10 साल पहले सारा काम हाथों से किया जाता था। फैक्ट्री में जितना भी काम किया जाता था वो हाथ से किया जाता था और उस समय ज्यादा संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, कंप्यूटर आए, बड़ी बड़ी मशीनें आई, जिसके परिणाम स्वरूप जिस कार्य को करने में महीने लग जाते थे वो कार्य कुछ दिनों में किया जाने लगा या कुछ घंटों में। जिससे हुआ क्या, वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को ये डर लगा कि अब ये कार्य मशीन करने लगेंगी तो हमारी जरूरत नहीं होगी। तो लोग उस चीज का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि वो खुद में बदलाव नहीं लेकर आना चाहते हैं। तो प्रबंध ये सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार हम संगठन को परिवर्तित कर पाए और कर्मचारियों में विरोध की भावना का जन्म नहीं हो और उन्हें ये सुनिश्चित किया जाए कि जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उनसे उनके खुद का विकास होगा। अगर उस दिन किसी ने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा होता तो आज तक लोग कंप्यूटर नहीं चलाते, पर लोगों ने उस चीज को अपनाया और आज कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर निकल कर आए। तो प्रबंध गतिशील है जो तकनीकों में आने वाले परिवर्तनों के साथ में खुद को समायोजित करता रहा है। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक है। प्रबंध के द्वारा न केवल हम एक संगठन का विकास करते हैं अपितु हम अपने खुद का भी विकास करते हैं। प्रबंध अपनी टीम को इस प्रकार से प्रोत्साहित करता है एवं उनका नेतृत्व करता है कि प्रत्येक सदस्य संगठन के कुल उद्देश्यों में योगदान देते हुए अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी प्राप्त कर सके। कि संगठन के उद्देश्यों को तो हम प्राप्त कर ही रहे हैं, कि संगठन के तो जितने अधिक उद्देश्य हमें प्राप्त करने थे हम उतना ही अधिक कार्य कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम क्या सुनिश्चित कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारा व्यक्तिगत विकास भी हो। कंप्यूटर वाला ही एग्जाम्पल वापस लेते हैं।
आपने कंप्यूटर चलाना सीखा, संगठन को प्रॉफिट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न किया, पर आपका व्यक्तिगत विकास ये क्या हुआ कि आपने भी कंप्यूटर चलाना सीख लिया। इसका मतलब कि कल अगर किसी और को, आप किसी और संगठन में जाते हैं तो वहां पर किसी और व्यक्ति को आपको कंप्यूटर चलाने की आवश्यकता नहीं होगी या कंप्यूटर सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप स्वयं कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो प्रबंध के माध्यम से हम न केवल संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं बल्कि अपना व्यक्तिगत विकास भी करते हैं, क्योंकि हम नए नए कार्यों को करना सीखते हैं। जब भी हम किसी संगठन में कार्यों को करने जाते हैं तो हम संगठन के लिए तो कार्य को कर ही रहे हैं, परंतु उसके साथ स्वयं के लिए एक नया कार्य करना सीखते हैं जो हमें पहले नहीं आता था। आप स्कूल के अंदर जाते हैं, आपको अगर बैठना नहीं आता है, अगर आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं तो टीचर आपको क्या सिखाता है? प्रॉपरली बैठिए, इस तरीके से आपको बात करनी चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है? आपका खुद का व्यक्तिगत विकास हो रहा है। तो मैनेजमेंट यानी जो अच्छा लीडर है, जो एक अच्छा प्रबंधक है, वो ना केवल संगठन के उद्देश्यों का विकास करता है, उनको हासिल करता है, अपितु अपने जितने भी सदस्य साथी हैं जिनके साथ मिलकर वो कार्य कर रहा है, उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी प्राप्त करता है। आप बिजनेस में काम कर रहे हो क्योंकि हमें बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करके देना है, पर सिर्फ उसी के लिए काम कर रहे हो। आपने काम किया, बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, आपका व्यक्तिगत उद्देश्य कहाँ गया? आप भी तो किस लिए काम कर रहे हो? कुछ सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, तो वो आपका व्यक्तिगत उद्देश्य है। तो हम जब संगठन में काम करते हैं तो अगर हम संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं तो स्वतः अपने आप ही हम अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को तो प्राप्त कर लेते हैं कि संगठन जितना प्रॉफिट कमाएगा हमें उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी, हमें बोनस मिलेगा, इंक्रीमेंट होगा, हमारे पद में बढ़ोतरी होगी। तो प्रबंध हमारे व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में क्या होता है? सहायक होता है। इसके साथ प्रबंध समाज के विकास में भी सहायक होता है। प्रबंध का एक और जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो किससे रिलेटेड है? समाज से रिलेटेड। कि संगठन बहुउद्देशीय होता है जो इसके विभिन्न घटकों के उद्देश्यों को पूरा करता है। इन सबको पूरा करने की प्रक्रिया में संगठन का विकास सहायक होता है और इसी के साथ वो किसके लिए भी कार्य करता है? समाज के विकास के लिए। हमने इसके उद्देश्यों में भी पढ़ा था कि व्यवसाय समाज का हिस्सा होता है, वो समाज के ही संसाधनों का उपयोग कर रहा है, इसीलिए वो समाज के विकास के लिए भी सहायक होता है। आज आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़ी कंपनियों के द्वारा सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा स्कूल्स, मेडिकल यानी हॉस्पिटल या चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आजकल एक नया कंसेप्ट निकल कर आया है, CSR, जिसको कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगमीय सामाजिक दायित्व। अब तो कानून के द्वारा भी संगठन को ये कहा गया है कि समाज के लिए कार्य करना आपका एक दायित्व बनता है। तो जब किसी व्यवसाय का विकास होता है तो स्वतः ही उस समाज का भी विकास हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलेगा तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा, तो स्वतः ही समाज का जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। व्यवसाय या प्रबंध के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि हम ऐसी प्रक्रियाओं का उपयोग करें जिससे कम प्रदूषण किया जा सके या हम कम लागत पर वस्तुएं उपलब्ध करवाएं। तो ये भी समाज के विकास के लिए अत्यंत सहायक होती है। तो आज की क्लास में हमने प्रबंध को समझा। प्रबंध के बहुत सारे उद्देश्य
महत्व को समझाइए। जब तक आपको प्रबंध नहीं समझ में आ जाता, आप इसके बाकी चैप्टर्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर प्रबंध पर ही आधारित है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? प्रबंध के सिद्धांत। तो जब तक आपको प्रबंध नहीं पता, प्रबंध की प्रकृति नहीं पता, उसके उद्देश्य नहीं पता, तब तक हम कैसे प्रबंध को आगे समझ सकते हैं? तो आज मैंने आपको प्रबंध की प्रकृति, उसके उद्देश्य और महत्व को समझाया। अगली क्लास में हम और नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि प्रबंध क्यों किया जाता है, प्रबंध की प्रकृति क्या है, यानी कि प्रबंध कला है या विज्ञान है, प्रबंध किसी व्यवसाय के लिए कितना आवश्यक हो सकता है, या प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत हैं। आज की क्लास का अगर एक क्विक रिवीजन हम करें तो प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध का मतलब था व्यक्तियों द्वारा समूह में मिलकर कार्य करना, जिसके द्वारा संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, या प्रबंध एक ऐसा वातावरण है जिसके अंदर व्यक्ति मिलकर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसके कौन कौन से उद्देश्य थे? ये संगठन के उद्देश्यों के लिए कार्य करता है, ये समाज के प्रति कार्य कर रहा है, ये व्यवसाय के अस्तित्व को बनाए रखता है, उसकी बढ़ोतरी के लिए सहायक होता है। यही इसके महत्व है कि ये समाज के विकास के लिए सहायक है, ये व्यक्तिगत विकास करता है, ये व्यवसाय की क्षमता को बढ़ाता है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।